दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग कंजक्शन के आगे के पार्ट को आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसे कि हमने दो पार्ट्स में आपको क्या क्या समझाया। आपको दो पार्ट्स में मैंने आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझाया, फिर सबऑर्डिनेटिंग समझाया। आज मैं आपको कंजक्शंस का तीसरा काइंड समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए नाम से समझिए, कोरिलेटिव यानी कि रिलेट करना। किसको रिलेट करना? को मीन्स क्या होता है? साथियों को रिलेट करना। को मीन्स क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, ये हमारा को है। को मीन्स जो साथ है, साथ देने वाला। और रिलेट करना यानी दो चीजों को रिलेट करना। अब दो किस चीज को रिलेट करना है यहाँ पर दो कंजंक्शन को एक साथ रिलेट करने की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आपके जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उनको आपस में कोरिलेट करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन। ये क्या करता है? रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी सेंटेंस में वर्ड या सेंटेंसेस में जो भी फेजेस आए हैं, जिन सेंटेंस को ये जोड़ते हैं, यानी ठीक है, उनमें जो वर्ड आए हैं या फ्रेजेस आए हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है ये। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कोरिलेटिव कंजंक्शन, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि देखो हमने एक कंजंक्शन जी को क्या बताया था? पंडित जी बताया था, ठीक है। क्या बताया था? पंडित जी बताया था, क्योंकि ये रिश्तों को जोड़ने का काम कर रही थी। तो बस ये कोरिलेटिव भी क्या कर रहा है? जो भी शादी में मेहमान आए हैं ना, उनके बीच में क्या रिश्ता है उसको बता रही है, ऐसे समझिए, ठीक है। यानी जो भी सेंटेंस है उसके बीच में जो सेंटेंसेस के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं, फेजेस आ रहे हैं, वो आपस में कैसे रिश्तेदार हैं, आपस में कैसे रिलेटेड है, उनको बताएगा कौन? कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब देखिए जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है ना, ये हमेशा पेयर में या ग्रुप में ही हमेशा यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होते। जैसे कि आपने सबऑर्डिनेटिंग या आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपने देखा, वो सिंगल वर्ड में आते थे। जैसे मैंने आपको एक कोड याद कराया था फैन बॉयज का, तो वो क्या हो गया था? कोऑर्डिनेटिंग। और मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग में बताया था, जो सिंगल वर्ड होते हैं और फैन बॉयज में इंक्लूड ना हो, वो क्या हो जाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग। अब इसकी पहचान भी क्या है? ये हमेशा पेयर में या ग्रुप में ही यूज होंगे, ये सिंगल वर्ड में नहीं होती है। जैसे ईदर और, ठीक है, नीदर के साथ नॉर, क्लियर। तो ये हमेशा ग्रुप में ही यूज होंगे, ठीक है। इसकी पहचान यही है कोरिलेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से रिलेशन बता रहा है। तो कैसे सिंगल यूज हो जाएगा बताओ? नहीं हो सकता ना, क्योंकि शादी में जो लोग आए हैं, क्या कहा मैंने? जो शादी में लोग आए हैं उनमें जो रिश्तेदार है, मान लो लड़की का रिश्तेदार एक लड़के का रिश्तेदार पकड़ा और दोनों के बीच में स्टैब्लिश कर दिया रिलेशनशिप या रिप्रेजेंट कर दिया रिलेशनशिप, तो वो क्या होगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। या ये कह लो, जैसे मान लो दोनों ही साइड लड़की वालों के हो गए रिश्तेदार, तो दोनों के बीच में आपस में क्या रिश्ता है? तो दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी दो वर्डों को, फेजेस को आपस में रिलेशन में रखना है जो, ठीक है। अब देखिए मैं इसके बारे में आपके लिए लिख के दिखाती हूँ। रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन words, phrases in the या within a sentence, within the sentence that they joins। यानी जिस भी सेंटेंस को ये जोड़ने जा रहे हैं, उन सेंटेंसेस के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको उनका रिलेशन बताना, दैट दे जॉइन, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि ये हमेशा किस में यूज होते हैं? ग्रुप में, पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। यूज्ड इन पेयर और ग्रुप, ठीक है। यूज इन पेयर और ग्रुप्स, ये कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे नीदर नॉर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है?
पेयर में यूज हो गया, नीदर के साथ नॉट ग्रुप में आ गया, जैसे ईदर के साथ और, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुप में आ गए। तो ये हमेशा इसकी पहचान होती है कि ये हमेशा पेयर में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन को अकॉर्डिंग टू यूज क्लासीफाई किया था, इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं। देखिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। दो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन, ठीक है, जो क्या करता है एडिशन बताता है, यानी किसी भी चीज को या किसी भी सेंटेंस के बीच में एडिशन कर दे, ठीक है। दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑफ चॉइस, जहां पर हमारे सामने चॉइस की बात की जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑफ चॉइस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, और इसमें यही दो यूजेस भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे फर्स्ट वन में आपको बताती हूँ कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब ये होता है जब हम किसी एक बात को दूसरी बात से जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि वह एक डांसर है, फिर मैंने कहा वह एक सिंगर है, तो आप कहोगे मैम इसमें तो आप एंड लगा दोगे, बट आई हैव टू यूज कोरिलेटिव कंजक्शन बिकॉज द पर्सन हैज द बोथ टैलेंट, यानी पर्सन के अंदर दो टैलेंट है, तो आई विल यूज कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कैसे यूज करूंगी, सीधे अब यहाँ देखिए जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कैसे मैं दोनों सेंटेंसेस के लिए कोरिलेटिव यूज करूंगी, ठीक है। अब समझिए पहले कोरिलेटिव कंजक्शन में, जैसे मैंने आपसे ये कहा ही इज सिंगर, फिर मैंने कहा ही इज डांसर, ठीक है, यानी एक ही पर्सन के अंदर दो टैलेंट है, ठीक है, दो टैलेंट है, ही इज सिंगर एंड ही इज डांसर, दो टैलेंट की बात करी तो मैं दोनों को जोड़ सकती हूँ कोरिलेटिव से, कैसे, ही इज बोथ, दो है ना, बोथ पर्सन एक ही है, मीन्स टैलेंट दो है, बोथ सिंगर एंड डांसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये सिंगर और डांसर दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, हुआ ना। और किसने स्टैब्लिश किया, ये जो बोथ और एंड, ये दोनों ने लगाया, तो ये दोनों क्या हो गए, बोथ और एंड एक साथ यूज हुए, तो ये क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। आप कहोगे मैम और कौन से होते हैं, देखिए इसके अलावा आप इसमें और भी लगा सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट बताया बोथ एंड, ठीक है, दूसरा जैसे एज वेल एज, ठीक है, और आपको बताती हूँ जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इस तरीके से नो सूनर देन, स्कार्सली व्हेन, ये आप इसमें एडिशन में यूज कर सकते हो, लेस देन भी लगा सकते हो, नॉट लेस देन, ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया नॉट लेस और फिर देन, ठीक है। और आपको बताती हूँ जैसे मैंने आपको बोला अभी नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, नो सूनर देन, ठीक है। और बताती हूँ जैसे स्कार्सली व्हेन, SCARCELY, स्कार्सली और वेन। अब आपको मैं इनके देखो एक रूल्स भी बताती हूँ, देखिए हमेशा बोथ के साथ एंड ही चलेगा, ये इनका पेयर बना हुआ है, एक्चुअल बताती हूँ, यानी कि एक आपकी लैंग्वेज की बात मैं बताऊं तो यानी ये ब्रूम ये ब्राइड जोड़ा बना हुआ है इनका, ऊपर वाले मतलब राम जी ने इनका जोड़ा बना के भेजा है, इनको और कोई नहीं चलेगा, ठीक है, आपकी भाषा में बात की जाए तो। देखिए यानी कि आप बोथ के साथ हमेशा एंड ही लगाएंगे, आप बोथ के साथ और कोई वर्ड ये चलेगा ही नहीं, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए जैसे मैंने यहाँ नॉट ओनली लिखा तो उसके साथ आपको बट आल्सो ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे नॉट लेस के साथ हमेशा देन ही चलेगा, दैट नहीं चलेगा, नो सूनर के साथ देन ही चलेगा, यहाँ भी दैट नहीं लगा सकते आप। जैसे स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन या बिफोर दोनों में से एक चलेगा, ठीक है, ये इनके पेयर होते हैं। चलिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ इसी का, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन का। देखिए जैसे मैंने यहाँ बोला एग्जांपल में
तन्वी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ मैंने बोला तन्वी इज इंटेलिजेंट, फिर यहाँ बोला मानवी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, यानी कि दोनों गर्ल्स में क्या है, सेम टैलेंट है ना। तो मैं इसको देखो किस चीज से जोड़ सकती हूँ, एज वेल एज। जब कोई भी दो सब्जेक्ट हो और दोनों में एक ही टैलेंट हो या सिमिलरिटी आपको दिख जाए तो आप उसके लिए क्या लगा सकते हो, एज वेल एज यूज कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं यहाँ जोड़ना चाहूं तो तन्वी एज वेल एज मानवी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐड कर सकती हूँ बाय यूजिंग दी कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, अब कहोगे मैम जैसे हमने पिछले सबऑर्डिनेट कंजक्शन में लेस देन पढ़ा था बेटा, लेकिन आपने यहाँ देखो क्या लिखा है, नॉट लेस फिर देन लिखा है ना। तो दैट इज द डिफरेंस, यू हैव टू मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द सबऑर्डिनेट लेस और कोरिलेटिव लेस। चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं। और ठीक है, और ये भी याद रखिएगा हमेशा इनके पेयर ऐसे ही बनेंगे, यानी नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही लगेगा, नॉट लेस के साथ देन लगेगा। ठीक है, इसी तरह से नॉट मोर के साथ भी देन ही लगेगा। डोंट यूज दैट इन प्लेस ऑफ दी देन। नो सूनर के साथ देन ही लगेगा, स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज। ठीक है, तो दैट इज द चॉइस बिटवीन बोथ ऑफ दिम। तो अब आप देखिए आगे की बात करते हैं। अब आगे आता है हमारा क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास ऑल्टरनेट हो। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ऑल्टरनेट हो तो हम उसमें क्या करते हैं, चॉइस की बात करते हैं ना। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास मान लो जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें कई तरह की चीजें दिखाता है, तो हम उसमें से क्या कहते हैं, ये नहीं ले रहे हैं तो चलो ये ले लेते हैं। हम ऑल्टरनेट निकालते हैं कि एक पसंद ये है, इसको साइड रख दो भैया, फिर हम दूसरा भी छांटते हैं, फिर क्या बोलते हैं, भैया इसको भी साइड कर दो। तो यानी हम एक अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरे की तरफ भी जाते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट चॉइस या चॉइस, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ भी यही बात करें कि जब हमारे पास किसी काम को करने का चॉइस की बात की जाए, ये नहीं तो ये कर दो। ठीक है, तो दैट इज द कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। जब आपको चॉइस के सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाए, जैसे आपसे बोलते हैं ना, या तो लिख लो या पढ़ लो, बोलते हैं ना। जैसे कई बार आपसे कहते हैं ना कि आप या तो लिख लो इस काम को या याद कर लो, तो यू आर गिवन अ चॉइस टू राइट और लर्न, तो यू हैव टू यूज वन ऑफ देम। तो क्या बोलते हैं, यू कैन इधर राइट और लर्न इट, ये तो बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे कोरिलेटिव सेंटेंसेस के द्वारा जोड़े जाते हैं। अब चलिए देखिए आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। देखिए दूसरा मैंने क्या बोला आपको, कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस। चॉइस मीन्स जहां पर आप चूज कर सको। ठीक है, यू हैव ऑल्टरनेट, और ये चॉइस हमेशा दो के बीच में ही होगी। याद रखिए चॉइस कितने में होगी, हमेशा दो चीजों में ही होगी। यू आर नॉट गिवन द चॉइस बिटवीन मोर देन टू। ठीक है, आपको दो से ज्यादा में चॉइस नहीं मिलेगी, ये हमेशा दो में ही जब चॉइस होगी तब ये ऑल्टरनेटिव यूज यानी चॉइस वाला यूज किया जाएगा। अब देखिए इसमें जो आपके कंजक्शन लगते हैं वो क्या लगते हैं, जैसे ईदर और, ठीक है, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, ठीक है, जैसे इफ के साथ वेदर, है ना। तो ये आपके इसमें ये कंजक्शन आपके यूज कर सकते हो। अब जैसे देखिए ईदर और को मैं कंजक्शन में जोड़ के दिखाती हूँ। जैसे देखो यू मे स्टे एट होम, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, फिर मैंने लिखा यू मे गो आउट, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। ठीक है, यानी कि आपको चॉइस दी जा रही है, या तो घर में रुको या
बाहर जाओ। तो देखो अब इसको मैं जोड़ सकती हूँ ईदर और के साथ। तो यहाँ क्या लिखूंगी, यू मे ईदर स्टे एट होम, और यहाँ और लगाऊंगी, और गो आउट। अब कहोगे मैम ऐसे कैसे जोड़ते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो यू मे है और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम है, तो यू हैव टू राइट द सेम सब्जेक्ट वंस, ओनली वंस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मान लो डिफरेंट होता है तब हम उसको रिपीट नहीं, तब हम सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर देखो यहाँ भी सेम सब्जेक्ट, यहाँ भी सेम सब्जेक्ट, तो यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ओनली वंस एट अ टाइम, देन यू कैन यूज द कंजक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, देन जैसे देखिए नीदर नॉर के बारे में दिखाते हैं। नीदर नॉर क्या बताता है? नीदर नॉर मीन्स होता है जब हमारे पास 2 चॉइस हैं और दोनों में से हमें एक भी नहीं चाहिए। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं? नीदर और नॉर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ही डिड नॉट कम, ठीक है, कि वह नहीं आया, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा ही डिड नॉट कॉल मी, और उसने मुझे कॉल नहीं, यानी उसने ना तो वो खुद आया ना ही उसने कॉल की, मीन्स दोनों ही काम उसने नहीं किए, क्योंकि उसको चॉइस दी गई थी या तो आ जाना या कॉल कर जाना। ठीक है, तो दोनों ही काम उसने नहीं किए, देन यू हैव टू यूज नीदर एंड नॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? ही नीदर, डिड नॉट नहीं लगाऊंगी, बिकॉज नीदर इज अ नेगेटिव सेंस वर्ड, सो डोंट यूज नीदर विद द नॉट। ठीक है, तो हमें नीदर के साथ नॉट को रिपीट नहीं करना है, बिकॉज इट टेल्स अस द नेगेटिव सेंस। तो यहाँ देखिए ही नीदर केम, अब यहाँ मैं केम लगाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग डिड एज अ हेल्पिंग वर्ड। सो अब आप याद करिए टेंसेस की क्लास कि जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं तो वी यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही नीदर केम नॉर ही कॉल्ड मी। ठीक है, यहाँ भी मैं डिड नहीं लगा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीदर और नॉर, नीदर और नॉर ये लगाया मैंने। अब देखिए दोनों ही काम को मैंने जोड़ा कि उसने ना तो वो खुद आया और ना ही वो उसने मुझे कॉल किया। तो इन सेंटेंसेस के लिए मैं क्या लगाऊंगी? नीदर और नॉर यूज करूंगी। ठीक है, चलिए एक बात अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए वेदर इफ भी ऐसी लगाते हैं हम लोग, जब हमारे सामने कोई कंडीशन रखी जाती है तब हम वेदर और इफ को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ कंजक्शन से रिलेटेड, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि हमेशा बट के साथ जब भी आप कोरिलेटिव कंजक्शन में बट लगा रहे हो तो आपको उसके साथ हमेशा जब आप कोरिलेटिव कंजक्शन में बोथ लगा रहे हो तो आपको उसके पेयर में हमेशा एंड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ईदर लगा रहे हो तो आपको उसके पेयर में नो ईदर के साथ और ही लगाना पड़ेगा। नीदर के साथ हमेशा नॉर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा देन ही लगाना पड़ेगा। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, क्या बोला मैंने? जैसे ही उसने वह पढ़ा वह बेहोश हो गया। जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल बोला, तब नो सूनर का यूज करती है। ठीक है, तब देखिए आगे। अब मैंने आपसे कहा जैसे स्कार्सली के साथ भी हमेशा वेन या बिफोर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वेन का यूज या बिफोर का ही यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने नॉट ओनली यहाँ लिखा एक पेयर में तो आपको उसके साथ बट आल्सो ही लगाना पड़ेगा। दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू कोरिलेटिव कंजक्शन। यू हैव टू फॉलो द रूल, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, तो दैट्स अ रीजन। तो आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेगी। अब चलिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे आपने याद करो होगा दो और ऑल दो, याद आ रहा है कुछ? हमने सबऑर्डिनेटिंग में पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा जब मैंने दो या ऑल दो लगाया था तो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाया था। ठीक है, अगर आप उस कॉमा को नहीं लगाते हो तो यू हैव टू यूज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हियर। ठीक है,
यानी कि अगर आप मान लो स्टार्टिंग में दो या ऑल्दो लगा देते हो सेंटेंस में और उसके बाद वाले पेयर में आपको येट लगाना पड़ेगा या फिर आप उसके साथ कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए इस बात को। देखिए जैसे मैंने यहां पर कहा ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो अब मेरे पास जो काम है वो क्या करना होगा, या तो मैं कॉमा लगाऊं या फिर मैं येट लगाऊं। येट ही फेल, कि वह मेहनत करता है लेकिन वह हार गया। येट ही वर्कड हार्ड। ठीक है, ये ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल, कि उसने मेहनत की लेकिन वह फिर भी फेल हो गया। ठीक है, तो अगर हम ऑल्दो के साथ येट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें पेयर में यूज करते हैं तब ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएंगे। अगर हम इन्हें सेपरेट यूज करते हैं देन दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट व्हेन दीज आर यूज्ड इन अ पेयर और अ ग्रुप देन दीज आर कॉल्ड द कोरिलेटिव कंजंक्शन बिकॉज दे आर यूज्ड इन अ ग्रुप। ठीक है, एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू जॉइन द वर्ड्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई। चलिए एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर बोथ के साथ एंड लगाया, ठीक है, बोथ के साथ जो एंड लगाया, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि वो दोनों चीजें सेम पर्सन के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज की बात की जाएगी तब हम बोथ के साथ एंड लगाएंगे। अगर मान लो आप कहते हो कि मैम मैं एज वेल एज लगाऊं, तो एज वेल एज लगाओगे तो वो डिफरेंट पर्सन के साथ यूज होती है बट दोनों के अंदर सेम क्वालिटी होगी तब। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बोथ एंड और एज वेल एज। एज वेल एज लगाते हैं जब हम कोई दो अलग अलग पर्सन है लेकिन उनमें क्वालिटी सेम है, तब हम क्या लगाते हैं, एज वेल एज। और जब दोनों सेम पर्सन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज करा था ही वॉज अ सेम पर्सन बट क्वालिटीज आर टू, दो क्वालिटीज थी, तब हम क्या लगाएंगे, बोथ के साथ एंड लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। इधर यानी और, इधर और नीदर, सॉरी नॉट लिखा है, नॉट नहीं, नीदर के साथ नो। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स होते हैं जो हम कंजंक्शन में फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज गाइस, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके लास्ट में मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करूंगी ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो प्लीज उस वर्कशीट को सॉल्व करिएगा और सेंड मी द आंसर्स आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।